एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। नैश इक्विलिब्रियम, प्रिजनर्स डायलेमा, नैश इक्विलिब्रियम वर्सेस डोमिनेंट स्ट्रेटजी। एज यू नो, ये टॉपिक आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो डाउट्स आते हैं। तो आज मेरी यही कोशिश है कि यहाँ से आपका कोई भी डाउट ना रहे। आज तक आपने जितना भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप बहुत बार रिपीट इस चीज को पढ़ चुके हो, आपका कोई भी डाउट आज के बाद मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स आज की इस क्लास में जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं ये क्लास लेने वाली हूँ। समझाने में दोनों मीडियम में समझाऊंगी, ताकि ना ही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो और ना ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आपको पूरी की पूरी क्लास अच्छे से देखनी है। यहाँ से जो भी डाउट है, अगर फिर भी आपका डाउट एंड में कोई बच जाता है, कोई भी रह जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज में डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट में ही उस चीज को मैं सॉल्व कर दूं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, डाउट को। और अदरवाइज अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँ। आपका अभी क्या आपका काम क्या है? एज यू नो कि आज 23 जून है, 29 जून को आपका एग्जाम है। अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, तो आपके लिए जो भी आपको लगता है कि ये हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं और जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको जो भी लगते हैं रेलिवेंट, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और मुझे अगर लगेगा क्या, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये इंश्योर करती हूँ कि अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो मैं उसको रिजॉल्व करूँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूंगी। ओके, सो व्हाट इज योर ड्यूटी? यू हैव टू कंप्लीट द क्लास, or if you have any doubt then please mention in the comment box. Okay, let's begin with today's class. आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट, ये आपकी ड्यूटी है, ये आप लोग करोगे, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है। देखो, सबसे पहले नैश इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। मैं कोई भी क्लास पहले से नोट्स प्रिपेयर करके नहीं लाती हूँ। देखो, एक तो ये चीज है कि जब भी कमेंट जिससे भी रिलेटेड टॉपिक से आता है, मैं उसी क्लास को उसी टाइम पे ही शेड्यूल करके और पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास पहले से ऐसे कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं है। आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मैम हमारे पास नोट शेयर कर दो, हम पे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी चीजें हैं आप लोगों के साथ फ्रेशली प्रिपेयर करती हूँ क्लास में ही और आपको डिलीवर करती हूँ। इसलिए मैं साथ के साथ लिखती हूँ चीजें, ताकि एक तो ये चीज हो कि आप लोगों को भी लगे कि ऐसा नहीं है कि नोट्स लिए, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उस चीज को समझा दिया। देखो, उस चीज से कोई फायदा नहीं है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं चीजें खुद लिख के आपको बताऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें ज्यादा बेटर वे से समझ में आती हैं। इसलिए मैं इतनी मेहनत जो है वो कर रही हूँ। वरना कोई दिक्कत नहीं है, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, उनको कॉपी करके पेस्ट करके मैं पढ़ा सकती हूँ। बट फिर फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग दिस मच हार्ड। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप साथ के साथ अपने हर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करो। अपकमिंग दिसंबर एग्जाम के लिए भी आप इन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो खुद से। जब मैं कर रही हूँ, मुझे एग्जाम भी नहीं देना, तो आपका तो एग्जाम होगा ना, तो प्लीज इस चीज को जो है आप कवर करो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सॉरी, आपका 2-3 मिनट मैंने वेस्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गेम थ्योरी में यूज हो रहा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि एक गेम एक ऐसी स्टेट पे है, जहां पे किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा अगर वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से डेविएट करता है तो। ठीक है, अगर मान लो इस पर्सन की ये एक पर्टिकुलर इनिशियल स्ट्रेटेजी है, अगर वो चाहे कि मैं अपनी इस इनिशियल स्ट्रेटेजी से चेंज करूं, तो मुझे अब मतलब आपकी आज कोई स्ट्रेटेजी बनी हुई है, मान के चलो, एक बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि मान लो आपकी कोई एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी ए। आप इस स्ट्रेटेजी को कब चेंज करोगे? कब आपके मन में आएगा कि मुझे ये स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? जब आपको ये लगे कि मेरे सामने जो ये बी स्ट्रेटेजी है उससे मुझे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उससे मुझे कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, तभी तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे। अदरवाइज क्यों करोगे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज? तो नैश इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम एक ऐसे गेम पे हैं, गेम एक ऐसी स्टेट पे पहुंच चुका है जहां पे किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता अगर वो अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी से डेविएट कर रहा है तो, हट रहा है तो, अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी से अगर वो हट रहा है तो उसे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा। प्लेयर को अच्छे से पता है कि उसके अपोनेंट है, जो उसके अपोजिट में है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है
और वो डेविएट नहीं कर रहा अपनी चूजन स्ट्रेटेजी से, बिकॉज वो क्या है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिमेन एट ऑप्टिमल स्टेज, वो अपनी सही स्टेज पे रहना चाहता है। तो सिंपल सी बात है कि नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी गेम थ्योरी है जहां पे ये बोला जाता है, बताया जाता है कि एक पार्टिसिपेंट अगर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज भी करता है तो इससे दूसरे के प्लान में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मतलब और क्या कि अगर अपना एक इंडिविजुअल प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है तो उस स्ट्रेटेजी से उसको डेविएट होने के लिए, अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी से डेविएट होने के लिए उसे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, गिवन द अपोनेंट स्ट्रेटेजीज एज वेल। हमें दूसरे की भी स्ट्रेटेजी पता है। एक प्लेयर को पता है कि उसका जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी मतलब जो अपोजिशन प्लेयर है कि ए के अपोजिट में बी है एक फर्म, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी से डेविएट नहीं करेगा, वही एक नैश इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हर एक प्लेयर जो है वो अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसे कोई भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर वो अपने प्रेजेंट एक्शन को चेंज करता है तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज्यूमिंग कि ऑल अदर प्लेयर्स रिमेन कांस्टेंट इन देयर स्ट्रेटेजी, ठीक है। बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है। मान लो ये एक ए है और मान लो ये बी सी डी, हालांकि ये दो ही में होता है, डुओपोली मॉडल की तरह काम करता है, ये ए और बी दो ही फर्म है, और हम मान के चलते हैं कि ए की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, बी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। तो ए ये मान के चलेगा कि मैं अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो चूज कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी जो है वो चूज कर रहा हूँ, और मेरा ओपोनेंट कॉन्स्टेंट है अपनी स्ट्रेटेजी में, और मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने से कोई भी इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आई एम एट ऑप्टिमल, ठीक है। एक गेम में मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं और there will be none Nash equilibrium, there will be or sorry they may have multiple Nash equilibrium or none at all, या तो बहुत सारे Nash equilibrium हो सकते हैं या कोई भी Nash equilibrium नहीं हो सकता है। हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनना, you never know कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए बाद में आके, ये नहीं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा भी था और है ना मैम ने बताया भी था और लेकिन फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप अपने 15 से 20 मिनट 30 मिनट किसी भी क्लास पे दे रहे हो, चाहे वो मेरी क्लास हो चाहे वो किसी भी क्लास, कोई भी क्लास आप देख रहे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ पढ़ रहे हो कहाँ नहीं पढ़ रहे हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि अगर आप किसी क्लास में 20 से 30 मिनट दे रहे हो तो आप ये इंश्योर करके क्लास बंद करोगे कि अगर इस क्लास में से मेरा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो अभी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो कि क्या एक गेम में मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम हो सकते हैं या कोई भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। अब मैंने ये चीज आपको बता दी ना, लेकिन फिर भी अगर आप गलत कर आओ तो ये किसकी गलती है, ये आप लोगों की गलती होगी। तो हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से सुनना। ओके, सो अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसी डिसीजन मेकिंग थ्योरम है, हम डिसीजन ही तो ले रहे हैं, एक ऐसी डिसीजन मेकिंग थ्योरम है विद इन अ गेम थ्योरी। एक गेम थ्योरी में जो क्या बताती है कि एक प्लेयर हैज द बेस्ट चांस, एक प्लेयर के पास क्या है, बेस्ट चांस है टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, जैसे उसे आउटकम चाहिए उस आउटकम को पाने के लिए उसके पास क्या है, बेस्ट चांस है, इफ बाय नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द इनिशियल स्ट्रेटेजी। अगर वो अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी से नहीं हटता, गिवन द अदर स्ट्रेटेजीज आर कांस्टेंट, अदर प्लेयर स्ट्रेटेजीज आर कांस्टेंट, अगर वो अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी जो उसकी स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी है उससे वो डेविएट नहीं कर रहा, हट नहीं रहा, तो उसके पास क्या है, बेस्ट चांस है कि उसे क्या मिलेंगे, डिजायर्ड आउटकम। डिजायर मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा आउटकम मिलेगा। तो नैश इक्विलिब्रियम में हर एक प्लेयर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑप्टिमल होगी, व्हाइल कंसीडरिंग द डिसीजंस ऑफ द अदर प्लेयर एज वेल, ठीक है। प्रिजनर्स डायलेमा बहुत ही कॉमन गेम थ्योरी एग्जांपल है और ये यूज किया जाता है टू शोकेस द इफेक्ट्स ऑफ नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम के इफेक्ट्स को शो करने के लिए ही हम किसे यूज करते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा को यूज करते हैं। अभी हम इसे डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो नैश इक्विलिब्रियम किस लिए डिस्कस किया जाता है, इसको हम डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के साथ ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो ये बताता है कि चूजन स्ट्रेटेजी किसी भी एक्टर की, किसी भी प्लेयर की, उससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे
आउट ऑफ दी ऑल पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, उसके पास सारी पॉसिबल स्ट्रेटेजीज होंगी कि मेरे पास ए नहीं तो बी नहीं तो सी, मेरे पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि ओपोनेंट क्या यूज कर रहा है, आपकी अदर पार्टी क्या यूज कर रही है, आप अपने लिए हमेशा क्या चुनोगे, बेस्ट ही चुनोगे। सिंपल सी बात है कि आप अपने लिए बेस्ट चुनोगे। तो अगर हम नैश इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये इन्हीं के ही जो इन्वेंटर हैं, इन्हीं के जो इन्वेंटर हैं जिनका नाम है जॉन नैश, उन्हीं के नाम पे नैश इक्विलिब्रियम जो है वो रखा गया है। और ये क्या है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है, ठीक है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है। और ये कंसीडर किया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गेम थ्योरी में है, जो ये क्या डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलरली ये डिटरमाइन करता है मैथमेटिकली भी, क्योंकि हमें अगर आपको पता हो, क्वेश्चन देखा हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको दी होती हैं कि अगर इसने इतना यूज किया, ये स्ट्रेटेजी यूज की तो इतना पे ऑफ मिलेगा, ये स्ट्रेटेजी यूज की तो इतना पे ऑफ मिलेगा। तो मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी क्या क्या एक्शंस एक पार्टिसिपेंट अपने गेम में यूज करता है टू एंश्योर दैट कि आउटकम जो है वो उसके लिए क्या हो, बेस्ट आउटकम हो। क्लियर है। रीजन क्या है कि नैश इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी में, क्योंकि हम इसे अप्लाई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी अजम्पशन ले ली जो हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम इन चीजों को अप्लाई भी करते हैं, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो माना जाता है। ठीक है। अगर हमें नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो हर एक प्लेयर की स्ट्रेटेजी जो है वो रिवील होगी कि वो पर्सन क्या स्ट्रेटेजी जो है वो यूज कर रहा है। दूसरे प्लेयर को, ए को पता होगा कि बी अगर स्ट्रेटेजी यूज करे तो उसे क्या फायदा होगा। अगर कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करता तो नैश इक्विलिब्रियम है। मतलब ए कर रहा है और बी कर रहा है, तो ए अगर कर रहा है नहीं कर रहा है तो भी वो यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, बी कर रहा है नहीं कर रहा तो भी वो यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। अगर ये हो रहा है तो वो क्या है, नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आपको एक चीज और बताऊं मैं कि नैश इक्विलिब्रियम में और डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम वर्सेस डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम और डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, नैश इक्विलिब्रियम को हम कंपेयर करते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजीज के साथ, और दोनों की दोनों जो स्ट्रेटेजी हैं, दोनों की दोनों स्ट्रेटेजीज जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो गेम थ्योरी से ही रिलेटेड हैं। नैश इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी एक पर्सन के लिए, एक प्लेयर के लिए क्या होगी, टू स्टे द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजी व्हाइल नोइंग दैट अपोनेंट स्ट्रेटेजी क्या है। और हर एक प्लेयर अपनी सेम स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके रखेगा, हर एक प्लेयर अपनी सेम स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि एक पर्सन की, एक प्लेयर की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है और वो उसी पे ही रहेगा, गिवन कि अपोनेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और सारे प्लेयर्स अपनी सेम स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके रखेंगे। जबकि अगर हम बात करें डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की, तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या बताती है, किसी भी स्ट्रेटेजी, किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर की स्ट्रेटेजी, उससे इट विल लीड यू टू बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑल दी पॉसिबल स्ट्रेटेजीज। मेरे पास जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, जो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, जो भी एक पर्सन चूज कर रहा है, प्लेयर ए चूज कर रहा है, वो उसे क्या देगी, बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही देगी, रिगार्डलेस कि ओपोनेंट क्या यूज करेगा। क्लियर है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी को चूज कर रहा है, एक पर्सन, एक प्लेयर, जिससे उसे बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे आउट ऑफ दी ऑल पॉसिबल स्ट्रेटेजीज जो वो यूज करे, रिगार्डलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट क्या यूज कर रहा है, मैं जो यूज कर रहा हूं वही क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसी से ही मुझे क्या मिलेंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हो गई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। और नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आप उसे चूज करते हैं तो, व्हाइल नोइंग कि अपोनेंट जो है वो अपनी सेम स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है। क्लियर है। हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो मॉडल है गेम थ्योरी का, ये काम करता है अगर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं एज अ रेशनल एजेंट। रेशनल, सब अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं, मतलब दे डिजायर, उनकी कुछ ना कुछ एक डिजायर है, एक स्पेसिफिक आउटकम वो चाहते हैं अपनी गेम थ्योरी को यूज करके, उनको कुछ स्पेसिफिक आउटकम चाहिए, और वो स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, ऑप्टिमल आउटकम्स होंगे, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, उनकी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। ठीक है। अपने डिसीजंस में वो अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व करके चलते हैं, और
उनके ऑप्शंस जो होंगे वो रियलिस्टिक होंगे। ऐसी हाइपोथेटिकल कोई भी बात नहीं होगी जो सच हो ही ना, रियलिस्टिक ऑप्शंस को चूज करेंगे। दोनों ही टर्म्स, हालांकि नैश इक्विलिब्रियम और डोमिनेंस स्ट्रेटेजी दोनों ही टर्म्स हमें सेम लगती हैं, बट इनमें डिफरेंस है। नैश इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि नथिंग इज गेन्ड if any of the player change their strategy while all other players remains the same। सिंपल सी मतलब है, जो मैं अभी स्टार्टिंग से आपको बताती हुई आ रही हूँ कि मैंने अगर स्ट्रेटेजी चेंज भी की तो मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा उस स्ट्रेटेजी को चेंज करने से। मेरी जो इनिशियल स्ट्रेटेजी है, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता हूँ गिवन कि अपोनेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, तो मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और जबकि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या बताता है कि प्लेयर चूज करेगा स्ट्रेटेजी जो उसे क्या दे, बेस्ट आउटकम दे, बेस्ट रिजल्ट्स दे, बेस्ट आउटकम या बेस्ट रिजल्ट दे, रिगार्डलेस कि अदर प्लेयर अपने लिए क्या स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी चूज की है वो मेरे लिए क्या है, बेस्ट आउटकम है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक गेम है किसके बीच में, टॉम और सैम के बीच में। ये बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो ये आएगा ही। ये फेमस एग्जाम्पल है कि दो प्लेयर हैं, गेम किसके बीच में हो रहा है, टॉम और सैम के बीच में। बहुत ही सिंपल सा गेम लेके चलेंगे, उसके बाद जो हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको करवाऊंगी। दोनों प्लेयर चूज करेंगे स्ट्रेटेजी जिसमें दोनों को रिसीव हो $1। अगर वो स्ट्रेटेजी ए यूज करते हैं तो दोनों को एक डॉलर मिल रहा है। अगर वो स्ट्रेटेजी बी यूज करते हैं तो उनको एक डॉलर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली आप सोचो कि दोनों प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे, स्ट्रेटेजी ए, और पे ऑफ उन्हें मिल जाएगा $1 का, वो एक स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। अगर आपको अगर हमें रिवील कर दी जाए, टॉम को रिवील कर दी जाए सैम की स्ट्रेटेजी, और सैम की स्ट्रेटेजी टॉम को रिवील कर दी जाए, तो हर कोई अपनी ए स्ट्रेटेजी को मेंटेन करने में लग जाएगा। टॉम को पता हो कि सैम क्या यूज कर रहा है, सैम को पता हो कि टॉम क्या यूज कर रहा है, और दोनों के दोनों क्या चाहेंगे कि मुझे क्या मिले, $1 मिले। दोनों को ये चाहेंगे। अगर दोनों के पास ऑप्शन भी नहीं होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें तो उसे कोई ज्यादा बेनिफिट होगा, बेनिफिट तो ज्यादा होगा नहीं, बेनिफिट तो दोनों को बराबर होगा, दोनों को $1 मिलेंगे। नोइंग कि दूसरा प्लेयर क्या जो है आउटकम, दूसरा प्लेयर क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। तो अगर मान लो कि हमने मान लिया कि ये ए स्ट्रेटेजी, ये बी स्ट्रेटेजी, इसके लिए भी ए स्ट्रेटेजी बी स्ट्रेटेजी, अगर दोनों एक स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं तो दोनों को आउटकम कितना मिलेगा, $1 का। ठीक है, अगर $1 स्ट्रेटेजी ए यूज कर रहा है और नहीं कर रहा तो कितने का लॉस, $1 का। अगर ए यूज नहीं कर रहा, बी स्ट्रेटेजी ले रहा है तो $1 का लॉस, और अगर फायदा है ए स्ट्रेटेजी चूज करेगा तो $1 का फायदा होगा, अदरवाइज दोनों को किसी भी चीज का फायदा नहीं होगा, दोनों को 0 का फायदा होगा। तो देखो, अगर हम ए के हिसाब से, टॉम के हिसाब से देखें तो हम क्या चलते हैं, पहले ये वर्टिकल चेक करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे। तो 1 और -1 में से क्या चूज करेगा, पर्सन 1 चूज करेगा हमेशा कि $1 फायदा है, नेगेटिव का फायदा थोड़ा ना चूज करेगा। 1 और 0 में से क्या चूज करेंगे, हम 1 चूज करेंगे, सीधी सी बात है। और देखो, अगर पहले हम इस साइड देखेंगे, वर्टिकली हमने देखा कि 1 और -$1 में से हम किसे चूज करेंगे, 1 को। 1 और 0 में से हम किसे चूज करेंगे, 1 को। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली हम क्या देखेंगे कि 1 और -1 में से किसे चूज किया जाएगा, 1 को। 1 और 0 में से किसे चूज किया जाएगा, 1 को। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ए, कि अगर दोनों के दोनों ए स्ट्रेटेजी को यूज करें। वैसे तो हमें एक इक्वेशन से, एक स्टेटमेंट से भी पता चल गया, बट अगर हम इस गेम में देखें तो दोनों के दोनों किसको यूज करेंगे, 1 ऐसी ए स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे जिससे दोनों को $1 का फायदा हो। और अगर आपको एक ही कॉलम में 2 सर्कल मिल रहे हैं तो वही स्टेज क्या है, नैश इक्विलिब्रियम की स्टेज है, कि दोनों के दोनों प्लेयर ए स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे, वही उनके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा। और अगर वो यहाँ से डेविएट भी करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी से डेविएट भी करते हैं, तो उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, उन्हें उल्टा क्या होगा, नुकसान होगा। यही हमारा क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम होता है। अब मैं आपको लास्ट जो अपना दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंशन का ये क्वेश्चन था जिसमें सेफ्टी इन्वेस्टमेंट गेम था, अगर आपको याद हो तो आपने किया भी होगा, मैंने शेयर भी किया था ये एग्जाम, सॉरी ये पेपर जो है वो शेयर भी किया था। सेफ्टी इन्वेस्टमेंट गेम था जिसमें एक फर्म 1 थी और इधर थी फर्म 2। यहाँ पे दे रखा था नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, और इस साइड क्या दे रखा था, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। 200, $200, 250, $100, 100, 250 और 225 और 225, ये डॉलर हमें दे रखे थे। ठीक है, डॉलर्स हैं ये सारे। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला,
कि हमें कैसे देखना है, हमें पहले वर्टिकली देखना है, तो हम पहले वर्टिकली देखेंगे। ठीक है, 200 और 100 में से क्या चूज करेंगे, 200, सिंपल सी बात है। 250 और 225 में से क्या चूज करेंगे, 250 चूज करेंगे। अब हम चाहेंगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली देखो, 200 और 100 में से क्या चूज करोगे, 200 ही चूज करोगे, और 250 और 225 में से क्या चूज करोगे, 250 चूज करोगे। तो नैश इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, यस, तो नैश इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, नैश इक्विलिब्रियम आ गया क्या, यहाँ। करेक्ट अल्टरनेटिव नैश इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों ही फर्म अर्न कर रही होंगी, दोनों ही फर्म का पे ऑफ कितना होगा, 200। और अभी हमने ये पहले वाले एग्जांपल में भी यही चीज देखी ना, जब दोनों ही फर्म $1, सैम और टॉम दोनों ही $1 कमा रहे हैं, तो वो हमारा कौन सी स्टेट है, नैश इक्विलिब्रियम की। तो यहीं पे ही दोनों ही फर्म जब 200 का पे ऑफ लेंगी तो क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्लियर है, नो इन्वेस्टमेंट देन देयर विल बी अ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ 200। ठीक है, क्लियर है। अब हम समझते हैं प्रिजनर्स डायलेमा को। ठीक है, प्रिजनर्स डायलेमा समझेंगे। तो प्रिजनर्स डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है, एक कॉमन सिचुएशन है जिसमें एनालाइज की जाती है एक गेम थ्योरी, जो डेमोन्स्ट्रेट किसको करती है, नैश इक्विलिब्रियम को ही डेमोन्स्ट्रेट करती है। प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा क्या कहते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है नैश इक्विलिब्रियम की। इस गेम में क्या होता है, इस गेम में मान लो ये फेमस एग्जांपल है, प्रिजनर्स का ही है ना, तो फेमस एग्जांपल है ये। दो क्रिमिनल हैं और वो दोनों क्रिमिनल क्या हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग, मान लो एक ए पर्सन है, उसको इस जेल में रख रखा है, और ये एक बी पर्सन है, उसको इस जेल में रखा हुआ है। ये दोनों की अपनी अपनी जेल है, और इस जेल में ये जो दो कैदी हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सैड ही है, दोनों खुश कैसे हो सकते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। मान लो ये कैदी हैं और ये अपने अपने अलग अलग कन्फाइनमेंट में बैठे हुए हैं, अपनी जेल में बैठे हुए हैं। ये इस जेल के पीछे और ये इस जेल के पीछे। ठीक है, अब इस गेम में दो क्रिमिनल हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, दोनों को अलग अलग कन्फाइनमेंट में अलग अलग रखा हुआ है। मींस दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। एक का इस तरफ है, मतलब एक का गेट इस तरफ है, एक का गेट उस तरफ है, मान के चलो। ठीक है, अब जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो इन्हें कह दे कि ये दोनों के दोनों क्या है, मुजरिम है। ठीक है, उनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो हर एक प्रिजनर्स के पास जाएंगे और उन्हें ऑफर करेंगे। ठीक है, उन्हें ये ऑफर करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी कि आप क्या करो, अपने ओपोनेंट के साथ धोखा करो, उसे उसके साथ बिट्रे करो, धोखा दे दो दूसरे को और सच्चाई बता दो, टेस्टिफाई कर दो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, इस पर्सन ने किया है, या ये कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, ये इस पर्सन ने किया है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि कोई हमारे पास सबूत तो है नहीं कि किसने गुनाह किया है, तो दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप ये टेस्टिफाई कर दो, आप ये बोल दो कि दूसरे बंदे ने जो है वो कमिट किया है, मैंने नहीं किया है। अगर मान के चलो कि दोनों के दोनों बोथ प्रिजनर्स जो है एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, बिट्रे कर देते हैं, दोनों ने धोखा दे दिया, तो दोनों लोगों को 5 साल की सजा होगी। ठीक है, दोनों लोगों को 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो कि ए ने धोखा दे दिया, ए ने बिट्रे कर दिया, और बी ने कुछ नहीं कहा, बी चुप खड़ा है बेचारा। उसने सोचा कि भाई मेरा साथ वाला ये भी धोखा नहीं देगा, तो उसने मान के चला कि सामने वाला धोखा नहीं देगा, बट ए ने धोखा दे दिया और बी जो है वो बेचारा मुंह बंद करके खड़ा रहा। ठीक है, तो किसे सजा मिलेगी, ए को तो फ्री, ए पर्सन क्या हो जाएगा, फ्री कि मैंने तो धोखा नहीं दी, मैंने तो कोई जुर्म ही नहीं किया है, और बी को हो जाएगी 10 साल की सजा। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बेचारा चुपचाप खड़ा रहा और बी ने क्या कर दिया, बी ने धोखा दे दिया, तो क्या होगा, बी को क्या कर देंगे, फ्री, और ए को क्या हो जाएगी, 10 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, और मान के चलो कि ए भी चुप रहा और बी भी चुप रहा, तो क्या होगा, इनके पास तो वैसे भी कोई सबूत नहीं है ना कि इसने कोई गुनाह किया है, तो दोनों को 1-1 साल की मान लो सजा हो जाएगी, दोनों अगर चुप रहे
दोनों को 1-1 साल की सजा हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? दोनों धोखा दे देंगे तो 5 साल की सजा में जाएंगे, एक धोखा देगा दूसरा धोखा नहीं देगा तो एक जिसने नहीं दिया उसको 10 साल की सजा, और अगर दोनों चुप रहते हैं तो 1 साल की सजा हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में नैश इक्विलिब्रियम दोनों प्लेयर्स के लिए कब होगा? जब दोनों के दोनों एक दूसरे को बिट्रे करते, तो दोनों को कितनी हो जाएगी? 5-5 साल की। बिट्रे दोनों को कितने साल की सजा हो जाएगी? 5-5 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है। अगर दोनों म्यूचुअली कॉपरेट करते हैं तो उनके पास एक बेटर आउटकम होगा। अगर एक पर्सन चूज करता है कि वो म्यूचुअल कॉपरेशन करेगा और दूसरा नहीं करता, तो दूसरे के लिए तो ये वर्स्ट हो जाएगा। तो दोनों के लिए बेस्ट क्या होगा कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे और 5-5 साल की सजा जो है वो ले ले। यही बेस्ट आउटकम जो है वो निकल सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता होगा कि दोनों के दोनों चुप रहेंगे तो बेस्ट ही है, तो बेस्ट ही है ना। सो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो सकता है? जब दोनों के दोनों प्लेयर जो है एक दूसरे को क्या कर दे? बिट्रे कर दे। क्लियर है? अब क्या बस नैश इक्विलिब्रियम में कैसे पता चलता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं नैश इक्विलिब्रियम? तो नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए एक पर्सन के पास एक मॉडल होना चाहिए कि ईच पॉसिबल हमारे सामने क्या क्या सिनेरियोज जो है वो आ सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम जो है वो रिजल्ट निकालें और फिर हम उसमें से क्या चूज करेंगे? अपने लिए एक ऑप्टिमल और बेस्ट स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे। 2 पर्सन के गेम में ये हो सकता है और ये होता ही है कि हम पॉसिबल स्ट्रेटेजीज दोनों प्लेयर की देखते हैं कि दोनों प्लेयर क्या चूज कर रहे हैं। अगर कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करता, नोइंग द ऑल अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर प्लेयर एज वेल, कि अगर कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रेटेजी को चूज नहीं कर रहा और उसे ये पता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो तभी क्या होता है? नैश इक्विलिब्रियम होता है कि जब पर्सन अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज ना करे गिवन द स्ट्रेटेजी ऑफ अदर प्लेयर। हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की, दोनों ने ही 200 लिया, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की, दूसरे का आउटकम बताया था, फिर भी हमने क्या लिया? $1 और $1 हमने लिया। तो सिंपल सी बात है कि नैश इक्विलिब्रियम एक कंपोनेंट है गेम थ्योरी का, जो हमें ये बताता है कि हर प्लेयर जो है वो कंटिन्यू करेगा अपनी चूजन स्ट्रेटेजी को व्हाइल नोइंग कि दूसरे अपोनेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि चेंज करने से हमें कोई भी बेनिफिट, कोई भी इंसेंटिव नहीं होने वाला इसी वजह से। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी का नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि अगर एक पर्सन कन्फेस करता है कि उसने गुनाह किया है, तो मान के चलो ये सिचुएशन है। अब आप बताओगे और नहीं करता तो ये सिचुएशन है। मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। आपको ये बताना है कि नैश इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, नैश इक्विलिब्रियम किस स्टेज में होगा। कौन सी स्टेज में आप कह सकते हो कि इस स्टेज में हमारा नैश इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? ठीक है, हमें नैश इक्विलिब्रियम बताना है। इस स्टेज में गिवन है रो प्लेयर चूजन टू कन्फेस, रो प्लेयर्स ने क्या चूज किया है? दे चूज टू कन्फेस, and the column player has also chooses to confess. If they chooses to confess, -10 बेटर है या -20 बेटर है, ये बताना है। ठीक है, पहले हम कैसे चलेंगे? पहले हम वर्टिकली चलेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कैसे? हॉरिजॉन्टली। और उस केस में आपको जो है वो आंसर बताना है कि हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज जो है वो क्या होगी। ओके, so thank you very much everyone. If you have any doubt, please mention in the comment box.